नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली चुनाव अब अंतिम चरण में, आखिरी दौर में है और आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड के बाद अब सारा फोकस दिल्ली चुनाव पर है। और देश में हर कोई अब ये जानना चाहता है कि दिल्ली में इस वक्त कौन आगे चल रहा है। और 8 तारीख को, इसी 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो जीतेगा कौन? मिस्टर केजरीवाल या मिस्टर अमित शाह जीतेंगे। अब अमित शाह का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली की सारी बागडोर अमित शाह के हाथ में, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर में और दिल्ली के पावरफुल लेफ्टिनेंट गवर्नर अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए जो मुकाबला है ये केजरीवाल वर्सेस अमित शाह, डायरेक्ट फाइट, सीधी लड़ाई है केजरीवाल और अमित शाह में। अब इस चुनाव को लेकर यूं तो बड़े सर्वे, ओपिनियन पोल अब तक नहीं आए, लेकिन जो छोटे मोटे सर्वेज आ रहे हैं और खासकर जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है कड़ी टक्कर की तरफ बढ़ रहा है, केजरीवाल और अमित शाह के बीच में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और मैं आपको बताऊंगा कि अल्टीमेटली कौन जीतने वाला है, कौन लीड कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे 2 सेकंड दीजिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये चुनाव फंसता कहां जा रहा है, चुनाव कहां जाके फंस गया और वो 2-3 इश्यूज क्या हैं जो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे हु विल विन, कौन जीतेगा। अब जो एक मेजर कारण है, नंबर 1 फैक्टर है जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सांसें थमी हैं, रुकी हैं केजरीवाल की या मनीष सिसोदिया की, वो है मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम्स दिल्ली में जो अवेलेबल डेटा है 12-13% है, 12-13% है, 7-8 सीट पे डिसाइडिंग है मुस्लिम। अब इन सीटों पर अगर राहुल गांधी जो आज से चुनाव की वैतरणी पे उतरे हैं, अगर ये मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि अगर राहुल प्रियंका अगर वहां फोकस करेंगे, मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा। और अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ इन 7-8 सीटों पे तो ये डिसएडवांटेज केजरीवाल है। बड़ा फैक्टर है, नंबर 1 फैक्टर मुस्लिम है। अब कारण नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, वो है दलित वोट बैंक। 17-18% दिल्ली में दलित है और आप कह सकते हैं कि केजरीवाल ने इस वोट बैंक को पूरी तरह से कैप्चर किया और इसीलिए 2015 में उन्हें एक मेजर विक्ट्री मिली, 2020 में उनको मेजर विक्ट्री मिली। और आज भी अगर आप देखें कि जो ये गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री पानी, फ्री बिजली, इसका असर है। लेकिन इसी वोट बैंक में सेंध अमित शाह लगा रहे हैं, इसके दम पर, धन बल के दम पर। और कहीं ना कहीं बहुत से वोट भी काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्जी वोट ऐड भी किए जा रहे हैं। तो एक फैक्टर है कि क्या अमित शाह और उनका तिगड़मी दिमाग, क्या ये जो 17-18% दलित वोट है इसमें सेंधमारी कर सकता है? अगर सेंधमारी कर दी जिस भी दम पर, पैसे के दम पे, दौलत के दम पे, पुलिस के दम पे, तो फिर ये नुकसान केजरीवाल का होगा। और अगर केजरीवाल इस वोट को इंटैक्ट रखते हैं तो फिर कोई हरा नहीं सकती ताकत उनको। अब फैक्टर्स तो कई हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, नंबर 3, वो है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास दिल्ली की। अगर आप दिल्ली को देखें तो ज़्यादातर जो आबादी है वो अपार्टमेंट्स में रहती है। अपार्टमेंट सिटी है, फ्लैट्स में लोग रहते हैं, कोई 2 BHK, कोई 1 BHK, कोई 3 BHK, जिसकी जैसी हैसियत। कुल मिलाकर दिल्ली एक अपार्टमेंट सिटी है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यहाँ पर रहते हैं, स्कूटर गाड़ी से चलते हैं। ये जो एक बड़ा चंक है, इस बड़े चंक ने पार्लियामेंट में मोदी जी को वोट किया, लेकिन असेंबली में हर बार, विधानसभा में ये वोट केजरीवाल के साथ ही गया है। इस बार इस वोट को लेकर भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है आगे एक्सपर्ट के जरिए बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर मिडिल क्लास। अब बड़ी खबर पर आने से पहले जरा सर्वे की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो सर्वे है, ओपिनियन पोल और सर्वे, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, जो भी वजह हो, तो गोदी मीडिया के मालिक मुख्तार बेहतर बता सकते हैं, सर्वे आना बंद हो गए। यानी जो बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक है, इंडिया टीवी है, या न्यूज़ 24 है, या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बड़े अखबार और चैनल्स ओपिनियन पोल नहीं दिखाते, परहेज कर रहे हैं।
फिर कभी कारण डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स, छोटी मोटी वेबसाइट्स या फिर न्यूज़ एजेंसीज़ या कुछ सर्वे एजेंसीज़, ये सर्वे इनके आ रहे हैं और मैंने कुछ सर्वे उसमें से लिए हैं। और जो सट्टा बाज़ार है, क्योंकि सट्टा बाज़ार में इतना ज़्यादा पैसा दांव पे लगता है कि कभी कभी एक्यूरेसी वहाँ भी देखी गई। तो सट्टा बाज़ार भी मैंने 2 बाज़ार के सैंपल्स लिए। इससे आपको एक फील मिलेगा, इस पर रिलाई बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन एक फील आपको मिलेगा कि कौन आगे चल रहा है, किसके पास एज है अब तक। मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव का जो आखिरी दौर है उसमें कौन लीड कर रहा है, ये आपको अंदाज़ा मिल सकता है। अब जो सर्वे चर्चा में है वो शाइनिंग इंडिया का एक सर्वे है जो ट्विटर पे, एक्स पर कई बड़े आप कह सकते हैं हैंडल्स ने उसको शेयर किया है। ये जो सर्वे है शाइनिंग इंडिया का, इसमें आम आदमी पार्टी आज की तारीख में 41 सीटों पर आगे है। यानी पिछली बार जिस आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, उससे पहले 67 सीटें जीती थी, 41 सीट्स पर आगे। लेकिन आगे ये कहता है कि 7 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, यानी 41 से 48 भी पहुंच सकते हैं और 41 के नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में सरकार अरविंद केजरीवाल की बन रही है, क्योंकि 36 जो है 70 के हाउस में 36 बहुमत है, उसको क्रॉस कर रहे हैं वो। बीजेपी को भी आप कह सकते हैं एक अच्छी संख्या मिली है, 28 सीटें प्लस माइनस 5। यानी अगर मैक्सिमम पे भी बीजेपी पहुंचती है, सरकार नहीं बनती। अब अगर सट्टा बाज़ार की बात कर लें, हालांकि मैं सट्टा बाज़ार पे बहुत मुतमईन नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, करोड़ों रुपया दांव पे होता है तो इसलिए एक्यूरेसी उसमें कभी कभी होती है। फालोदी सट्टा बाज़ार बड़ा सट्टा बाज़ार है, हर बार सर्वे करता है और इसको नेशनल मीडिया भी लेती है। आम आदमी पार्टी को 39 से 41 सीट्स तक मिल रही है, यानी सरकार बन रही है। और बीजेपी 29 और 31 पर है। एक महादेव सट्टा बाज़ार है, वो भी आप देख लीजिए चलते चलते, 38 और 40 आम आदमी पार्टी और बीजेपी 30-32। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी वोट परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ या कांग्रेस ने डेंट कर दिया, तो ये जो क्लोज फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जो 2015 और 20 में नहीं थी, इस बार दिख रही है, तो फिर कुछ भी उलटफेर हो सकता है। अब एक फैक्टर हम भूल गए, राहुल गांधी फैक्टर या प्रियंका गांधी फैक्टर। एक बात दोस्तों यहाँ मैं साफ करना चाहूँगा कि आज की तारीख में इस देश में अगर कोई मोदी और अमित शाह पे पूरी तरह से आक्रामक है, वो राहुल गांधी हैं। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और इस वजह से चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या दबा कुचला जो पुअर सेक्शन है, वहाँ पर राहुल गांधी की जो पैठ है बड़ी है, निर्विवाद रूप से। अब राहुल गांधी अगर फोकस करते हैं, वो जो 7-8 सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है, या वो 17-18 सीटें, उनमें से कुछ सीट चुनते हैं जहाँ पर दलित डिसाइडिंग फैक्टर है, और वहाँ संविधान की उनकी लाल किताब चलती है, तो हो सकता है कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था पिछली बार 4.26, अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ा, इसमें इजाफा हुआ, 4.5 की जगह मान लीजिए 7-8% चला गया, तो फिर ये अच्छी खबर नहीं है केजरीवाल के लिए। यानी राहुल गांधी अगर आने वाले दिनों में थोड़ा सा फोकस और प्रोजेक्शन करते हैं मुस्लिम एरियाज में, दलित एरियाज में, सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मिस्टर केजरीवाल। और अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ा तो नुकसान केजरीवाल का ही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि क्या केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली लगातार जीतने जा रहे हैं? और अगर नहीं जीते तो फिर क्या होगा? जाहिर तौर पर केजरीवाल का करियर, उनकी जो पॉलिटिक्स, उनकी जो पार्टी है, उस पर गहरी चोट लग सकती है अगर उनका बेस है दिल्ली, अगर वही इरेज होता है। और उधर अमित शाह अगर जीत लेते हैं, येन केन प्रकरण, बहुत से अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। अगर हरियाणा मॉडल पर, महाराष्ट्र मॉडल पर किसी तरह, किसी तिगड़म से अमित शाह जीतते हैं, तो फिर ये हैट्रिक होगी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। फिर रोकना थोड़ा अमित शाह को मुश्किल होगा। लेकिन अगर केजरीवाल हरा देते हैं, जिस तरह की लीड्स मिल रही हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो फिर आप तय मानिए कि 8 फरवरी को जब मशीनें खुलेंगी, केजरीवाल अगर जीतते हैं, तो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये जो रीजनल पार्टीज, इवन अखिलेश यादव हो, इन सब में से जो बड़ा कद होगा वो इन्हीं का होगा, अरविंद केजरीवाल का।
अब इस पूरे मसले पर मुझे लगता है कौन आगे कौन जीते, 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। आज मैंने 4 एक्सपर्ट्स बुलाए, चारों वाकई एक्सपर्ट हैं। रविंदर श्योरन साहब हैं, दिल्ली को समझते हैं बहुत भीतर तक, उनको सुनिएगा, बहुत कुछ बताएंगे वो अंदर की कहानियाँ। आज मैंने संदीप शर्मा को बुलाया, ये आप कह सकते हैं पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे। संदीप शर्मा पिछले 18 से 20 साल सिर्फ दिल्ली की रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। 70 सीटों पर आप उनसे किसी भी सीट के बारे में पूछ सकते हैं, उनको भी सुनिएगा। शीतल सिंह हैं, केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, गहरी पैठ है, पुराने पत्रकार हैं, उनको भी मैंने न्योता दिया है। और उमाकांत जी भी होंगे जो दिल्ली को 80 के दशक से कवर कर रहे हैं। चारों को सुनिए, को डिसाइड करिए हु इज़ गोइंग टू विन दिल्ली। रविंदर भाई, मेरे जो पहला सवाल है शुरू में ही थोड़ा सा एक मैं सवाल रूथलेस करना चाहता हूँ, रूथलेस क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में जब सिर्फ चंद दिन बचे हैं, अंतिम चरण में चुनाव है, क्या आम आदमी पार्टी 50 के ऊपर जा रही है? झाड़ू 50 के ऊपर है या झाड़ू 50 के नीचे चल रही है? जी दीपक जी नमस्कार। देखिए, आज की स्थिति जो है वो है कि आम आदमी पार्टी 50 से नीचे है। आम आदमी पार्टी संघर्ष में है, लेकिन फिलहाल एज आम आदमी पार्टी को है, मेजोरिटी की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिख रही है। 40 के ऊपर सीटें, 45 तक सीटें आम आदमी पार्टी लेती हुई दिख रही है अलग अलग विधानसभाओं में जहां जहां मैं गया हूं। और खास तौर पर जो मैं गया हूं उन इलाकों में जो आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो पौष इलाका हो या फिर वो बाहरी दिल्ली का इलाका हो, हर जगह पर झुकी झोपड़ी दिल्ली में बनी हुई है। और वहां पर आज भी जो वोटर है बड़ी मात्रा में वो इंटैक्ट है। आम आदमी पार्टी का वोटर इंटैक्ट बना हुआ है। बल्कि मैं कल ही का अगर एग्जांपल दूं तो जो नेहरू पार्क दिल्ली का है, सबसे पौष इलाका है, चाणक्यपुरी में नेहरू पार्क, वहां पर जो काम करने के लिए लोग आते हैं, जो माली हैं या सफाई करने वाले हैं, गार्डनर्स हैं, उन लोगों से मैंने बात की बिना कैमरे के, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोगों को केजरीवाल की सरकार में बहुत बहुत फायदा हुआ है। महिलाएं जो थी, जो काम करने के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि जी हम लोगों का कम से कम भी 40 रुपया आने जाने का रोज खर्च होता है, हमारी संडे की छुट्टी होती नहीं है, हम लोग कैजुअल लेबर्स हैं, तो हमको बेनिफिट मिला है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों को अगर बीजेपी पैसा देगी तो आप क्या करेंगे? बोले जी हमको बीजेपी की तरफ से पैसे के प्रपोजल ऑलरेडी आने शुरू हो गए, हमको पैसे के प्रपोजल ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे इलाके में बीजेपी को वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है, अभी भी केजरीवाल के साथ जुड़े। और इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है और अभी उनके कंट्रोल से बाहर नहीं निकली है। 40-45 के आसपास आम आदमी पार्टी अभी भी सीटों पर आगे चलती हुई दीपक जी मुझे दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा। कांग्रेस पार्टी शुरू में इलेक्शन में जरूर थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रही थी, लेकिन मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर 5% वोट था, 1-8% वोट बढ़ जाए तो वो कांग्रेस के लिए जीती है। जी रविंदर जी ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही हैं, दोस्तों को मैं शेयर करना चाहूंगा। इनका पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ऑल सेड एंड डन उनको लीड है, एज है, वो आगे हैं। लास्ट वीक जो है ये चुनाव का, उसमें भी केजरीवाल की जो बढ़त है बरकरार है, लेकिन हाँ 67 उनको मिला था आज से पिछले चुनाव में, उसके बाद पिछले चुनाव में 62 सीटें मिली, तो 67 और 62 जैसी सीटें, उस जैसे नंबर तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ 50 के आसपास हैं, 45 से 50 के बीच में, यानी बहुमत से 10-15 सीटें ज्यादा हैं। ये वो कह रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि केजरीवाल इस युद्ध में फिलहाल आगे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी कमबैक कर रही है। एक कारण इन्होंने दिया, मैं आगे और अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा। इनका कारण है कि खुलेआम पैसा, धन और बल और सिस्टम ये हावी हो रहा है बीजेपी की तरफ से। इस वजह से बीजेपी को भी कहीं ना कहीं है। कांग्रेस को लेकर बहुत आप कह सकते हैं उत्साहवर्धक जो है रविंदर जी का उत्तर नहीं था। इनका कहना है कि कांग्रेस अगर 4.5% वोट मिला, अगर 6-6.5% अगर लिया है तो भी वो उसकी जीत मानी जाएगी। संदीप जी, आप 70 की 70 सीटों पर आपकी निगाह है, नजर है। ये रविंदर भाई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार चैलेंज है, चुनाव उनके लिए मुश्किल है, टफ है, लेकिन बावजूद इसके वो 50-45 के आसपास वो सीटें ला रहे हैं। क्या आपको लगता है, जब आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आपको लगता है कि केजरीवाल को एज है, या आपको लगता है कि फाइट फोटो फिनिश की हो सकती है? देखिए,
दीपक जी, जो रविंद्र भाई अभी कह रहे हैं उनसे मैं काफी हद तक, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस समय आम आदमी पार्टी को एज है। हालांकि वो कह रहे हैं कि 50 सीटें ले आएंगे, मैं अभी शायद इस से मैं जो है वो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी मुझे लगता है ओके। कि चुनाव आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो क्या बदलाव होता है ये देखना होगा। क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें जो मेरी निगाह में आई हैं वो नहीं नहीं, मैंने ये एक देखा मिनट है एक मिनट एक कि मिनट। जो आप एक मिनट संदीप जी भाई, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि ये जो 50 सीट की बात कर रहे हैं रविंदर भाई, उससे आप सहमत नहीं है। तो आप क्या जी 50 मैं के ऊपर ले जा रहे हैं या 50 के नीचे ले जी जा नहीं रहे हैं? नहीं, मैं वही बात दीपक भाई, मैं वही आपसे ये कह रहा था कि अभी इस आंकड़े पर हम मोहर लगा दें कि 50 सीट आएंगी, ये मुझे लगता है कि अभी मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन ये मैं मानकर चलता हूं कि जो साल 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो करंट था, या 2020 के अंदर जो लहर थी, उसमें अब जो है वो काफी कमी आई है। अभी ओके। उनको इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बात में भी संदेह नहीं है कि जो जो जेजे क्लस्टर का जो एरिया है उस पर आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ है। और जेजे क्लस्टर में जो है वहां के मतदाता जो है वो केजरीवाल पर विश्वास अभी भी कर रहे हैं। हालांकि वो वोटर बैंक भी, अभी वोट बैंक भी जो है वो थोड़ा बहुत खिसका है। दूसरी बात ये है चोट लगी। कि पिछले 5 साल का जो टेन्योर है उसके अंदर जो लोगों को, जो पिछले 2015 से लेकर 20 तक तो जो काम किया उस पर अरविंद केजरीवाल पर जो है हर कोई ने किसी ने मोहर लगाई, और वहां पर लोग उनसे जो है वो सेटिस्फाइड नजर आए। लेकिन 2020 से लेकर जो अब तक का जो टेन्योर है उसमें अपेक्षाओं पर वो आम आदमी की, जो हाशिए पर खड़ा हुआ इंसान है, उस पर उस कदर जो है वो खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये जो नहीं। है एक बड़ा ड्रॉबैक जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ओके। के लिए है। और ये दिखाई भी देता है उनके तमाम बॉडी लैंग्वेजेस से, जो कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, ओके। अरविंद फाइट केजरीवाल फाइट टफ सहित। है। फाइट जी फाइट टफ है। संदीप शर्मा कह रहे हैं फाइट टफ है। हालांकि समय होता तो मैं हर सीट पर इनसे बात कर लेता और ये धारा प्रवाह बोलते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मोटा मोटी एक तस्वीर दोस्तों आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल चौथी बार जीत रहे हैं या बीजेपी कोई उनको फाइट दे रही है। शीता साहब, क्या आपको लगता है कि अमित शाह इस चुनाव को हरियाणा मॉडल पे लड़ रहे हैं, उस हरियाणा मॉडल पे जिस पे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ध्वस्त कर दिया? क्या हरियाणा मॉडल इसी स्केल पर दिल्ली चुनाव लड़ा जा रहा है? और हरियाणा मॉडल का मतलब जो मैं दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ कि वोट भी काटे जा रहे हैं, वोटों की भी सेटिंग है, कहीं न कहीं आयोग भी साथ में है, कहीं धन भी बाँटा जा रहा है, पैसा बाँटा जा रहा है, बोली लग रही है। कहीं तो लाडली बहना योजना थी, यहाँ पर अनऑफिशियल लाडली बहना चल रही है, लिफाफा योजना चल रही है। तो क्या धन, बल, वोटर लिस्ट से नाम काटना, तमाम चीजें करना और एक एग्रेसिव मोड में आना, आम आदमी पार्टी को किसी भी सूरत से उनको स्पेस नहीं देना, ये जो हरियाणा मॉडल पे क्या अगर अमित शाह फुल स्केल चुनाव लड़ते हैं तो क्या उलटफेर भी हो सकता है, या आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं कि अंततः झाड़ू ही चलेगी दिल्ली में? देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ऐसा लगता है और बहुत से मित्रों से बातचीत से ऐसा लगता है कि अभी झाड़ू शायद बहुमत पा ले। शायद मैं इसलिए ओके। लगा रहा हूँ कि इस बार निश्चित तौर पर उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है। चुनौती बहुत कड़ी होने की वजह ये है नहीं कि शीतल भाई, आप कह रहे जी, शायद बहुमत पाले। भाई 50 के आसपास रविंदर जी दे रहे हैं, 45-50। संदीप बाबू 50 और 45 कुछ भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि बहुमत पाले। अब बहुमत तो 36 पे है, तो आप 50 का आंकड़ा क्या 36 पे ले आए क्या शीतल भाई? नहीं आंकड़ा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जैसे सट्टा बाजार वगैरह में 39 ही है उनकी सीट। जी। 31 सीट बीजेपी को मिल रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस को कोई सीट कोई दे नहीं रहा है, 1-2 सीटों पर, मुस्लिम सीटों पर ही वो उपस्थित है। यानी कांग्रेस इस बार कोई ऐसा वोट नहीं काट रही है कि जिससे आम आदमी पार्टी हार जाए। थोड़ा बहुत मुस्लिम सीटों पर, 6-7 सीटों पर उसका कुल जी। रोल है और 2-3 सीटें अन्य हैं जिनमें कुल मिला के 9-10 प्रत्याशी उसके हैं जिनका कोई मतलब है। उसमें से एक आध अगर कोई पहले दूसरे में चला गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए।
तो इस समय हुआ यह है कि जो मध्य वर्ग है दिल्ली का, वो पूरी तरह से केजरीवाल से आउट हो चुका है। पहले केजरीवाल को इसमें भी 21% के आसपास उनको समर्थन था। अब मध्य वर्ग में वो लगभग निल है, यानी हो सकता है 4-5% ही रह गया हो। Oh my ये God. उनका एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो गैप है उस, और मध्य वर्ग चूंकि वोकल होता है, पावर उसी के पास होती है, वो सब कुछ सब जगह वही नजर आता है, सब फैसले वो करता हुआ होता है, आर्थिक रूप से वो बेहतर होता है, फ्लैट में रहता है, कोठी में रहता है, प्लॉट जी। फार्म हाउस में रहता है, वगैरह वगैरह। तो उस तबके में केजरीवाल एकदम आउट है, और वो अब सिर्फ और सिर्फ गरीब हिस्से में ही रह गए हैं। हालांकि गरीब हिस्से की तादाद बहुत है, उससे वो बहुमत प्राप्त कर सकते हैं और उससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बीजेपी बहुत सीरियसली काम कर रही है, आरएसएस बहुत काम कर रही है। और ठीक है कि उनको वहां कठिनाई आ रही है, लेकिन अगर वो वहां 4-5% वोट भी डिस्टर्ब कर सके तो नतीजों में भारी उलटफेर इसलिए हो सकता है कि पिछले चुनाव में ही वो 38% क्रॉस कर गए थे, और 38% से के बाद अगर वो 4-5%, 6% अपने में बढ़ाते हैं, 38 से 39 के बीच थे, तो वो 44-45 के आसपास पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर केजरीवाल जो 53-54 के बीच में थे, और 1-2% कांग्रेस बढ़ाती है मान लीजिए, तो 2% उधर कम हुआ, तो वो 52 के आसपास आते हैं। वो 52 से अगर 5-6-7 कम हो रहे हैं तो बात बहुत क्लोज हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन क्लोज हो रहा है, और चूंकि बहुत सारी दूसरी तकनीकी जो विशेषताएं हैं वो सब बीजेपी के हाथ है। चुनाव आयोग उनका है, खुलेआम प्रवेश वर्मा के यहाँ से रुपए बांटे, जूते बांटे, लोटा बांटा, पैसा का बात है, कोई कुछ कहीं कोई एक्शन नहीं। एक झूठी एफआईआर हो गई जिसको दिल्ली पुलिस को जांच करना है, जो चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। तो कोई डर नहीं है बीजेपी के किसी कार्यकर्ता में, अगर साधनों का जो ऐसा प्रयोग करने में बीजेपी सफल है, और सिस्टम पे जैसा उसका हाथ है, जैसे पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, चूंकि एलजी ही उसको डिसाइड करते हैं, सर्विस का मैटर अभी कोर्ट में है, वो डिसाइड हुआ नहीं है, तो केजरीवाल के हाथ में एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं है। शीतल जी ने इंपॉर्टेंट बात ये कही कि चुनाव ये टफ है, बीजेपी धीरे धीरे रिगेन कर रही है कहीं ना कहीं, और अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव है थोड़ा इसलिए फंस रहा है क्योंकि जो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है दिल्ली की, पक्के मकानों में रहने वाली, फ्लैट्स में रहने वाली, उसका मोहभंग अरविंद केजरीवाल से हुआ, ये शीतल जी कह रहे हैं। यानी ये मानते हैं कि उलटफेर भी हो सकता है। रविंदर भाई, आप तो भाई आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं, मंत्री नहीं जिसको आप जानते ना हो। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मनीष सिसोदिया कैंप है, अरविंद केजरीवाल कैंप है, इन सबसे जब आप मिलते हैं, अंदर खाते क्या बात हो रही है? वो लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वो लोग भी मान रहे हैं कि चुनाव टफ है? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, और उनका भी इंटरनल जो बातचीत है उसमें उनका भी कहना है कि इस बार बहुत सिंपल मेजोरिटी मिलने की संभावना है। उनको भी लगता नहीं कोई लैंडस्लाइडिंग मेजोरिटी मिलेगी पिछली बार की तरह। इस बार उनको भी संभावना यही लग रही है कि थिन मेजोरिटी उनके पास मिलेगी, इस तरह का माहौल बना हुआ है। और उसके पीछे जो कारण है ना दीपक भाई, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि जनता उनके मुखालफत में है। उनको जो डर है वो सबसे बड़ा यही है कि जो वोट काट दिए गए हैं और जो फर्जी वोट जोड़ दिए गए हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, हैंड इन ग्लोव विद द बीजेपी जिस तरह से काम कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। और एक एक सीट पर 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट्स जो है। और ये बात हम लोग जो कर रहे हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है दीपक जी। चाहे नेशनल मीडिया है और जो मीडिया के लोग हैं वो इस पर चर्चा ना करें और इसको खारिज करने की कोशिश करें, लेकिन इसका अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं दे पाया है। जनता का भरोसा नहीं जीत पाया इस मामले पर कि उन्होंने वोट नहीं काटे हैं या फर्जी वोट नहीं बनाए। जब एक दिल्ली का सीईओ ये बात कहता है कि इतने वोट बनने इतने कम समय में अनप्रेसिडेंटेड है, तो उस अनप्रेसिडेंटेड के बाद भी क्या कोई उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं होगी? एक बड़ी बात रविंदर जी ने हाईलाइट करी है। उनका ये कहना है कि भाई देखिए, पुलिस तो अमित शाह की है ही दिल्ली में, थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सब अमित शाह के हाथ में, और चुनाव आयोग भी एक थर्ड अंपायर के रूप में बीजेपी के साथ है। और जिस तरह से वोट काटे गए हैं और वोट बढ़ाए गए, यानी आप कह सकते हैं, ये जो रविंदर जी कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से वोट बढ़े हैं, वो फेक वोट भी हो सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर है उनके वोट काटे गए। यानी अगर किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में
4-5 हजार वोट काट दिए जाए और 4-5 हजार वोट जोड़ दिए जाए तो 10,000 का अंतर आता है, और विधानसभा में 10,000 का अंतर एक डिसाइसिव मैंडेट है। एक बात पूछना चाहूंगा लखेड़ा साहब, तकरीबन 12-13% मुसलमान हैं, मुस्लिम वोट हैं, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन 12-13% के आसपास हैं दिल्ली में, और 16-17% दलित वोट है। बड़ा डिसाइसिव चंक है ये, और 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुत डिसाइसिव हैं। आपको लगता है राहुल गांधी आने वाले, आज से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, दलित बस्तियों में गए, वाल्मीकि मंदिर में गए, अब वो मुस्लिम एरियाज में भी जा रहे हैं, सीलमपुर से ही उन्होंने शुरू किया था। अगर कांग्रेस ये 7-8 सीटों पे अच्छा परफॉर्म करती है तो क्या आपको लगता है कि ये एक डेंट हो सकता है? मैं कांग्रेस के जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मुस्लिम सीट्स हैं इसमें राहुल गांधी का जो ऑरा है, उनका जो आज की तारीख में क्रेज है, फॉलोइंग है, और खासकर संविधान को लेके, दलित और आरक्षण के मुद्दों को लेके, तो क्या मुस्लिम सीटों पे और कुछ स्लम्स या दलित सीटों पे अगर थोड़ा सा कांग्रेस अपने को इम्प्रूव करती है तो क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, आपको लगता है? देखिए बीजेपी को इसमें दो फायदा? तीन, एक तो इसमें मिक्स जो है ना, जो मिक्स रिजल्ट्स इसके आएंगे। कई जगह तो ये है कि आम आदमी पार्टी को लोग देखना चाहते हैं, लोग दिल्ली के जो अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं उनको पक्का यकीन है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, ये वादे हैं हमारे, ये सब फालतू जी। की बातें लोगों को लग रही हैं। वो एक किस्म से अपनी पार्टी को 70 की 70 सीटों पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी। वो 2-4 साल के बाद की लड़ाई लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दलित और मुस्लिम्स को आज की तारीख में भाजपा को हराना है तो उसके सामने एक ही बड़ा विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के साथ फायदा क्या है? आम आदमी पार्टी डिस्टर्ब क्यों हुई है कि ये जो लास्ट में समझौता कुछ चल रही थी, बातें चल रही थी, और वो एकदम वो बातें खत्म हो गई, कुछ इनफॉर्मल बातें चल रही थी। उस बातों को खत्म होने से ये हो गया कि वोट बटेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस को जो वोट पड़ेगा वो बीजेपी का वोट 20% मिलेगा, और 80% वोट केजरीवाल को जो 2019-20 में पड़ा था या 2014 में पड़ा था, वो तो आखिरकार कांग्रेस का ही तो वोट है। कांग्रेस का ही वोट तो आम आदमी पर शिफ्ट हुआ, कोई आरएसएस का वोट थोड़ी है। तो ये एक चीज है। तो दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वो उसकी भी कमर टूटी हुई है महंगाई से, प्राइस राइज से वो भी परेशान है। उनके भी लड़के बेरोजगार हैं, उनके लड़के के पास रोजगार नहीं है। तमाम तरह की जो समस्याएं, और काफी लोग जो मिडिल क्लास में अपने को बताते थे उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास, उनको लग रहा है कि वो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। तो इसका जो गुस्सा है, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो पॉलिसीज है, मोदी सरकार ने 10 साल में जिस तरह से बुलडोजर चलाया है, इकोनॉमी पे बुलडोजर चलाया, तमाम दूसरे क्षेत्रों में बुलडोजर चलाया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग, मिडिल क्लास के लोग बहुत नाराज हैं। एक पॉइंट रखा है थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं शीतल जी से हल्का सा डेविएट किए। इन्होंने कहा है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपार्टमेंट में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले, वो महंगाई से परेशान हैं, और एक विकल्प के तौर पर हो सकता है कि ना चाहते हुए भी झाड़ू का बटन दबा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं, एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाना चाहे। संदीप, आपको लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं करेगी और मुस्लिम स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा? स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा कि नहीं, अगर बीजेपी को हराना है तो फिर जो पार्टी लीड ले रही उसी को वोट दो? तो क्या आम आदमी पार्टी अल्टीमेटली उसको मुस्लिम वोट मिलेगा? बहुत डिसाइसिव वोट है इस चुनाव में। जी, आप दीपक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको विधानसभा चुनावों में से जो है, मैं दिल्ली नगर निगम के चुनावों में लेकर अगर चलूं, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, और वो सीटें जो ओके। हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास आई नहीं। वजह यह है कि वो मुस्लिम मतदाता जो विकल्प जो देख रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको जब फेड अप हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ गया, क्योंकि
अल्टीमेटली जिस राजनीति को के खिलाफ जो है वो लामबद्ध होकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था, उसी राजनीति ढर्रे पर अरविंद केजरीवाल साहब भी जब चलने लगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब वो बात है कि क्या वो स्ट्रेटेजिकली चलेगा, ये देखना होगा। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर स्ट्रेटेजिकली चलता है तो उसका मकसद सीधा सीधा ये होता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी वो उस पार्टी के पास जाता है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की ताकत रखता है। अगर ऐसा माहौल जिन सीटों पर दिखाई देता है तो वहां मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाता स्ट्रेटेजिकली जो है वो उस पार्टी की तरफ जो है वो झुकाव करेगा। और ये जो है मुस्लिम सीट्स जो 5 सीटें खास करके मुस्लिम बहुल हैं, और कुल मिलाकर 8-9 सीटें तो हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता कुछ भूमिका जो है और ज्यादा रखते हैं, लेकिन 5 सीट जो है बिल्कुल कोर जो है मुस्लिम सीट्स हैं। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर निर्भर करेंगी। और जैसा कि अभी ये कहा कि मिडिल क्लास मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं उसका क्या रुख रहता है, तो ये तमाम चीजें जो है ये तमाम परिणामों को बदलने में बदल सकते हैं, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है। ओके, आपने कहा कि नगर निगम जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे कॉरपोरेशन के, उसमें मुस्लिम एक मुश्त कांग्रेस की तरफ गया, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि विधानसभा का मामला है, बीजेपी को रोकने के लिए शायद एक स्ट्रैटेजिक चेंज आए मुस्लिम पैटर्न में और आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते। बहरहाल उस पर हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। एक छोटा सा कमेंट मैं शीतल जी से लूंगा, फिर एक लास्ट में, क्योंकि लखेड़ा साहब को एक ही मौका मिला है, एक सवाल रिएक्शन लखेड़ा साहब से। शीतल जी, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम जो है स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा, भले ही कॉर्पोरेशन में कांग्रेस को दिया हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को जाएगा क्योंकि बीजेपी को भी हराना है? नहीं, मुस्लिम डिवाइड होगा। मुस्लिम AIMIM को भी वोट देगा। मुस्लिम्स इस समय निशाने पर हैं, जो सत्ता है उससे वो बहुत ही पीड़ित हैं और उनके अंदर 3-4 तरह की धाराएं चल रही हैं। उनके अंदर कांग्रेस के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्थन बढ़ा है, लेकिन उनके अंदर उनके युवाओं में AIMIM जैसी ताकतों के प्रति भी बहुत आकर्षण बढ़ा है और ये एकदम से डाइल्यूट नहीं हो सकता, उनमें वोट डिवाइड होगा। ये सब जो पुराने फंडामेंटल्स थे मुस्लिम मतदाताओं के बारे में वो नहीं चलते और उनमें फर्क आता है। बाय इलेक्शंस वगैरह में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उसमें वो स्ट्रेटेजिकली सोचने वाली भी एक तादाद है, लेकिन यूनानिमस होगा ये नहीं संभव है, उनमें डिवीजन होगा। शीतल जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, 35-40 साल का तजुर्बा है, कह रहे हैं कि साहब ये जो 12-13% बहुत डिसाइसिव वोट दोस्तों होता है 7-8-9 सीटों पर। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम एक मुश्त एन ब्लॉक नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कि वो स्प्लिट हो सकता है। परसेंटेज क्या होगी वो तो खैर 8 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन मुस्लिम एक मुश्त नहीं जा रहा। ये अच्छी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है। एक लास्ट रिएक्शन मैं चाहूंगा लखेड़ा साहब, क्या मुस्लिम एक साथ जाएगा या स्प्लिट होगा? देखिए, मुस्लिम की जो मेजोरिटी मुस्लिम्स की जो साइकी है वो ये है कि उनका पहला मकसद है बीजेपी को परास्त करना, बीजेपी को हराना। जब उनको लगेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट फाइट से बाहर है, 5वें नंबर पे या 4थे नंबर पे, वो बिल्कुल भी अपना वोट खराब नहीं करेगा और वो आम आदमी पार्टी को देगा। हालांकि आम आदमी पार्टी से बहुत नाराजगी है मुस्लिम्स में, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो भाजपा को वोट नहीं करना चाहता। तो गॉट इट सर, गॉट इट। ये फायदा है आम आदमी पार्टी का, मजबूरी का नाम से। थोड़ा सा फिर से डिसीजन स्प्लिट हुआ। शीतल जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है एन ब्लॉक नहीं जाएगा और उसमें मिस्टर लखेड़ा कह रहे हैं कि नहीं, एन ब्लॉक जाएगा। आखिर दिन वो देखेंगे कि अगर कांग्रेस वीक है, कांग्रेस हराने की स्थिति में नहीं है बीजेपी को, तो वो एन ब्लॉक वोट शिफ्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी की है, एक चाबी है कि ये जो 12-13% वोट है ये किधर शिफ्ट होगा। एक सवाल ये भी आया कि जो मिडिल क्लास है, अपार्टमेंट फ्लैट्स में रहने वाला, ये क्या पूरा का पूरा जिस तरह से 2015-20 में झाड़ू के साथ गया था, इस बार जाएगा कि नहीं जाएगा? मोह भंग हुआ है। और सबसे बड़ी चीज कि जो दलित वोट है, जो स्लम्स वोट है, कम से कम 16-17 सीटें ऐसी जहां पर वो निर्णायक स्थिति में है। 16-17% वोट है दलितों का, स्लम एरिया में रहने वाला। वो क्या एक मुश्त केजरीवाल को मिलता रहेगा पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, फ्री बस राइड के नाम पे और तमाम सुविधाओं के नाम पे? ये 2-3 दोस्तों पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है कि आखिरी हफ्ता है और 2-3 दिन में
अगर ये सवालों के जवाब मिले तो हम ये कह सकते हैं कि केजरीवाल जो हमारे साथी बोल रहे थे रविंदर श्योराम कि 50 के आसपास टच कर रही है। शीतल जी कह रहे हैं 36 के आसपास जा सकती है। लखेड़ा साहब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, ना मैंने पूछा। और संदीप जी कह रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा किस्मत रही और बीजेपी को बहुत ज्यादा अगर उसका पैसा नहीं चला तो कहीं ना कहीं एज जो है, जो लीड है, वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास है। लेकिन मेरा दोस्तों, अगर मेरा टेक लें तो ऐसा लगता है कि इट सीम्स अ वेरी टफ फाइट। इट्स नॉट इजी लाइक 2015 2015 की तरह जो झाड़ू एक साथ चली थी, ऐसा नहीं है इस बार। 2020 जैसा नहीं है। एकदम नई परिस्थितियां हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को डू और डाई बैटल लड़ना है। उधर अमित शाह एक हैट्रिक लगाना चाहते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच शीतल जी, आप आए। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई आप पहली बार आए, आपने तथ्यों को रखा ग्राउंड जीरो से, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानी चाहिए। रविंदर भाई आप दिल्ली के मास्टर हैं और आपने जिस तरह से चीजों को समझाया, लेकिन हाँ, देखते हैं 8 तारीख को कि आपकी बात कितनी सही होती है कि 50 के आसपास पहुंचती है आम आदमी पार्टी की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।